सिंह जब इंकलाबी मूवमेंट में, क्रांतिकारी आंदोलन में आते हैं तो सिर्फ तलवार, तीर और बंदूक की बात नहीं करते हैं, किताबों की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि भाई इंद्रजीत बराक और मित्रों ने जो लाइब्रेरी शुरू की है उसमें भगत सिंह के लेखों की कुछ किताब होगी, और अगर नहीं होगी तो मैं ये वादा करके यहां से जाता हूं कि भगत सिंह के लेखों की कई किताबें मैं इस लाइब्रेरी के लिए भिजवा दूंगा। जब आप उनकी किताबों को देखते हैं, जो भगत सिंह ने लेख लिखे हैं उनको आप देखते हैं, तो उसमें सबकी चिंता है। आपको मैं बताऊं कि उस दौर में बाबा साहब अंबेडकर या फुले जो है महाराष्ट्र वगैरह में तो बात कर रहे थे, लेकिन हमारे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये वाला जो हमारा नॉर्थ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, इसमें जाति के सवाल पर कोई बात नहीं कर रहा था। और आप सोचिए कि एक 20 साल का नौजवान, 20 साल की उम्र थी जब लिखा था, उन्होंने अछूत समस्या पर एक लेख लिखा था, और उसमें यह लिखा था कि जिनको आप अछूत कहते हैं, जिनके साथ आप भेदभाव करते हैं, वो इस देश के असल नागरिक हैं, और उनके साथ किसी भी तरह का जो अन्याय हो रहा है वो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा सांप्रदायिकता पर भगत सिंह के लेख हैं, जिसमें वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि ये जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात हो रही है, ये इस देश को बर्बाद करने के लिए हो रही है। जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि असल सवाल दूसरे हैं, जिनको दबाने के लिए, जिनको छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेना होता है। इसके अलावा भी अगर भाषा पर आप उनका विचार पढ़ें या अलग अलग विषयों पर लगातार उन्होंने लिखा और ये बताया, सिर्फ ये नहीं बताया कि अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए, हमें बताया कि अंग्रेजों से आजादी के बाद किस तरह का मुल्क चाहिए। वो कहते हैं कि अगर गोरे अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह पर काले अंग्रेज आ जाएं तो कुछ नहीं बदलेगा। मतलब अंग्रेजी शासन बदल जाए लेकिन लूट का वही सिस्टम जारी रहे, वही अमीर गरीब, वही हिंदू मुसलमान, वही ऊंचा नीचा, अगर ये सब जारी रहे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। हम देखते हैं कि आज आजादी के 70-72 साल बाद भी हमारे दिलों में कितना जहर भरा जा रहा है जाति को लेके, धर्म को लेके, और ये जो भेदभाव हैं ये इस देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सब लोग अभी किसान आंदोलन में सक्रिय थे। एक लेखक के तौर पे जो कुछ मैं कर सकता था मैंने भी कोशिश की। याद कीजिए कि भगत सिंह के जो चाचा थे सरदार अजित सिंह, उन्होंने जो जट्टा समाल आंदोलन हुआ था, जिसमें किसानों के हकों का जो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको लीड किया था और उसके बाद उनको हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा था। वो कहानी कम लोग जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से नेहरू वगैरह की कोशिश के बाद वो 1947 में हिंदुस्तान, 1947 में हिंदुस्तान लौटते हैं, और 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी शाम इस दुनिया फानी से विदा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी सिर्फ आजादी का इंतजार किया, और जब खबर मिल गई आजादी की तो इस मुल्क से, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। भगत सिंह जब जेल में थे, उनकी एक जेल डायरी छपी हुई है, कोई लेके उसको पढ़ सकता है। तो जेल, सोचिए एक बंदा, 23 साल की उनकी उम्र थी, वो बंदा जेल में था और उसको मालूम था कि फांसी होनी है। सरदार, उनके पिताजी जब गए उनकी फांसी रुकवाने के लिए पत्र लिखा, तो पिताजी से भी झगड़ पड़े कि आप फांसी रुकवाने की बात क्यों कर रहे हो, मैं शहीद होना चाहता हूं। और उस टाइम पे कोई क्या करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, मौत का इंतजार करेगा। लेकिन भगत सिंह अपने आखिरी क्षण तक, जब उनको फांसी का बुलावा देने के लिए कोई आया कि चलो फांसी होने वाली है, अब तुम्हारी समय हो गया है, उस समय भी वो एक किताब पढ़ रहे थे और किताब के बीच में कागज लगाकर ऐसे गए जैसे फांसी के फंदे से लौट के आएंगे और इस किताब को पूरा करेंगे। तो ये जो किताबों से उनकी मोहब्बत थी, सैकड़ों किताबें जो जेल में रहते हुए उन्होंने पढ़ डाली। उसके पहले उसकी जेल से बाहर थे तो भी लगातार पढ़ते थे। यही उनको शहीद आजम बनाता है, यानी एक ऐसा शहीद जो सिर्फ देश को आजाद करने का सपना नहीं देखता था, बल्कि ख्वाब देखता था कि जब देश हमारा आजाद होगा तो हर बच्चे के हाथ में किताब होगी, हर बुजुर्ग के पास शांति से जीवन जीने के लिए संसाधन होंगे, गरीब और अमीर जो गरीबों की लूट करते हैं वो लूट बंद होगी, किसानों की जो मेहनत की लूट होती है, हक की लूट होती है, वो लूट बंद होगी, और एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां सारे लोग खुशी खुशी रह सकेंगे। हम सब जानते हैं, चाहे कोई पार्टी हो, अभी मेरे पहले के वक्ता ने काफी विस्तार में बात की है, चाहे कोई पार्टी आई हो, चाहे कोई पार्टी गई हो, हिंदुस्तान वैसा तो नहीं बन पाया जैसा हमारे शहीदों ने ख्वाब देखा था। इसीलिए मुझे कम से कम लगता है कि भगत सिंह को याद करने का यही मतलब सबसे बड़ा है कि भगत सिंह ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ा जाए और जो ख्वाब देखे हैं उनको अपनी आंखों में जगह दी जाए, यानी उस ख्वाब के लिए कोशिश की जाए। एक आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा।
भगत सिंह का जो संगठन था उसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जब वो उस संगठन में गए तो उस समय उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। उन्होंने उसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जुड़वाया। ये समाजवादी शब्द क्या है? ये समाजवाद न तो अखिलेश का समाजवाद है, ना लालू जी का समाजवाद है। इन सब लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कह रहा, लेकिन ये समाजवाद वो समाजवाद नहीं है जो आजादी के बाद अलग अलग रंग के झंडों से हमें दिखाई दिया। मुझे ये भी कह लेने दीजिए कि ये समाजवाद वो भी समाजवाद नहीं है जिसका लाल झंडा अक्सर बात करता है। ये समाजवाद भारतीय तरीके से, हिंदुस्तानी तरीके से इस देश में बराबरी लाने का एक सपना है, जिसमें उस जमाने में जो भी लोग थे, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो या बाकी लोग हों, उनसे भगत सिंह सीखते हैं, लेकिन उस जमाने में किसी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, अपना अलग संगठन बनाते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि राजनीति अच्छी या बुरी जैसी भी चीज है, लेकिन उससे हम बच नहीं सकते। हम सब किसी न किसी पॉलिटिकल संगठन को पसंद करते हैं, कभी किसी को पसंद करते हैं, कभी किसी को वोट देते हैं। वो सब हमारी एक नागरिक के तौर पे आजादी है। लेकिन ये जो सपना है कि देश खुशहाल हो, बराबरी हो, देश में लूट बंद हो, धर्म, जाति, जेंडर, इन सब के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वो भेदभाव खत्म हो, ये सपना भगत सिंह से हमको मिलता है और हम जहां भी रहें इस सपने के लिए संघर्ष को जारी रख सकते हैं। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर